राधे राधे दोस्तों। आज की वीडियो बहुत डिफरेंट होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं सनातन धर्म से जुड़ी हुई। इस हालांकि आज हम कोई प्रोडक्ट की बात नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ और सिर्फ सनातन से ही बात करेंगे। सनातन एक सिर्फ धर्म की बात ही नहीं करें। सनातन को हम देखेंगे तो हम ये कहेंगे जो हमेशा से है, जो हमेशा रहने वाला है, वो सनातन है। और सनातन विचारधारा का नाम है। क्या हम सनातनी विचारधारा को समझते हैं? क्या उसके साथ में हम जीते हैं? कैसे अपनी लाइफ को हम टैकल करते हैं? क्या हमारे विचारधारा होनी चाहिए? क्या हमारा खाने पीने का स्टैंडर्ड होना चाहिए? क्या हमारा लोगों से व्यवहार करना चाहिए? किस तरह से हमें लोगों का सम्मान करना चाहिए? या जो भी तरीके हैं, लाइफ के सारे पैरामीटर, सारे चीज़ों को एक मैनुअल के रूप में अगर हम जानना चाहें तो हमें सनातन को स्टडी करना चाहिए। वक्त बदल रहा है, हर चीज़ आगे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन यशवदी के में हम क्या कर रहे हैं? हम एक बैकवर्ड अप्रोच लेना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों? इसका कारण क्या हो सकता है? जबकि हम भी एक एडवांसमेंट की तरफ बढ़ते हुए विचारधारा रखते थे, लेकिन हम क्यों जो है हम पीछे की तरफ रुख कर रहे हैं? क्यों जानना चाह रहे हैं कि आखिर हमारी जो जड़ें हैं वो क्यों हम जानना चाह रहे हैं? क्योंकि इसका पहला तो एग्जाम्पल यही है कि आप देखते हैं पेड़ जो हैं हमारे पूरे एवोल्यूशन में, पेड़ काफ़ी पहले से हमारे प्रेजेंट हैं। तो पेड़ों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो क्या है? रूट्स हैं। तो जड़ अगर पेड़ की किसी ख़राब हो जाएगी तो वो पेड़ जो है आगे नहीं बढ़ सकता है। तो ऐसे ही हमारे साथ भी ये है, जड़ें हमारी अगर डिस्टर्ब हैं तो चीज़ें जो है लाइफ लॉन्ग परेशान कर दी हैं। अगर आप देखोगे तो हमारे पास इस समय सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। एक चुटकी में हमारा जो है, अगर हम एक फ़ोन करते हैं 10 मिनट में खाना घर में डिलीवर हो जाता है, या ग्रॉसरी एसेसरीज 10 मिनट में घर पे डिलीवर हो जाती है, खाना डिलीवर हो जाता है। हमें जो सामान चाहिए हम इंटरनेट से ऑर्डर कर देते हैं, फटाक से वो घर में आ जाता है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, एक से बढ़कर एक बीमारियों के उनमें इलाज हो रहे हैं। बहुत मतलब एकदम होटल भी लगते हैं, वो हॉस्पिटल भी लगते नहीं, होटल जैसे लगते हैं वो, है ना। इतना कामनेस और सब कुछ नज़र आता है ना। हर चीज़ के लिए हमारे पास बहुत ऑप्शंस है। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आदमी को लगता है कि बस बटन दबाओ और कुछ भी हो सकता है। इतना इजी लाइफ की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं या सिर्फ टेक्नोलॉजी आगे की तरफ बढ़ रही है? क्या हो रहा है? अगर मैं इसको एक दूसरे पहलू से देखता हूँ, मैं इस एडवांसमेंट का सम्मान करता हूँ, हम भी उसका अधिग्रहण करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या वो एडवांसमेंट हमें वाकई में, वो एडवांसमेंट जो है वो कितनी हमारे लिए, क्या लेवल तक हमें काम कर पा रही है? हमारा जो क्वेश्चन है वो इस तरफ जा रहा है। अगर मैं इसको दूसरे पहलू से देखता हूँ तो अगर हम बिल्कुल बेसिक से बात करें, एक बच्चे की बात करें, एक बच्चे की जो शुरुआत होती है, आजकल बच्चे के हाथ में बहुत कम टाइम में मोबाइल फ़ोन आ जाता है। इससे वो जल्दी बड़ा हो जाता है। जब हम स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल में टीचर्स जो हैं वो इसलिए परेशान है कि बच्चे उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। घर वाले इसलिए परेशान है बच्चों से कि बच्चे जो हैं उनकी सुनते नहीं हैं, ना जाने फ़ोन में वो क्या क्या देखते रहते हैं, है ना। स्कूल एक बिजनेस मॉडल बन चुके हैं। मेजॉरिटी ऑफ जो अच्छे स्कूल्स हैं उनका ये कहना है कि हमें कोचिंग की वजह से हमारे स्कूल में बच्चे आते ही नहीं हैं, है ना। 11वीं-12वीं में बच्चे स्कूल में के बाद तैयारियां करते हैं तो वो पूरे पूरे साल स्किप करते हैं और हम कुछ कर भी नहीं पाते। और अगर हम ज़्यादा कहेंगे तो वो बच्चे स्कूल स्किप कर देंगे, तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे? टीचर जो है, जो अध्यापक है, जो शिक्षकगण हैं, जिनको एक समय हम बड़े रिस्पेक्ट से हम बात करेंगे, जैसे हम अपनी बात करें जेन जी, जिसे हम कहेंगे, जो 2000 से लेकर की जो जनरेशन है, और एक 2025 जो अल्फा अब आई है, एक जनरेशन 25 साल में बदलती है। तो जो जेनजी वाली जनरेशन है, जो हमारी जनरेशन है, आज की जनरेशन जो हमारी जनरेशन है, वो कैसी थी या कैसी है, मतलब अभी भी अगर आपके 20 साल पुराने टीचर भी आपको रास्ते में दिखेंगे, आप कोरिलेट करिएगा इस बात को, तो आप उनके पैर छुए बिना नहीं रह सकेंगे। और अगर आपके हाथ में कोई सामान है, आपको लगता है कि पैर छूना संभव नहीं है, तो आप पूरे भाव से भर के उन्हें प्रणाम करेंगे कि सर आपको बहुत बहुत, या जो भी आप कहते हैं उनको बहुत तहे दिल से उनका सम्मान करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे। लेकिन आप आज की जनरेशन को देखेंगे जो 2025 के बाद, या जो आजकल स्टूडेंट्स हैं, तो आजकल टीचर का सम्मान वो नहीं करते हैं। ठीक है ना। ये कोई आपको हो सकता है कि इतनी बड़ी बात नहीं है कि इसके बारे में बात की जाए, बट एक्चुअल में ये बहुत बड़ी बात है
और इसका फ़र्क अभी हमें उतना ना पता चले, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा फ़र्क इसका हमें महसूस होगा। तब हमें लगेगा कि हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी और हमें वक्त रहते इसको संभालना चाहिए था। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो क्या करते हैं, जैसे उनके बच्चे कुछ गलत भी करें, किसी से लड़ करके आ गए, किसी को अब्यूजिव लैंग्वेज बोल करके आ गए, तो वो उनको डांटने की बजाय उनका साथ देते हैं कि हमारा बेटा है, तुम लड़ाई करने में वो उनके साथ देंगे, जबकि वो ये नहीं जानेंगे कि ये गलत है तो मैं इसको डांटूं या नहीं। इस बात का नुकसान भी उन्हें थोड़े दिन बाद पता चलता है। आजकल जो लड़ाई है ना, लड़ाई जो है आज लड़ाई है मैं की, व्हाट इज़ राइट आज की लड़ाई नहीं है, आज लड़ाई है हु इज़ राइट, मैं सही हूँ। आप देखोगे सड़क पे भी जो लड़ाइयाँ होती हैं एक्सीडेंट के बाद, उनमें ज़्यादातर जो लड़ाई होती है वो मैं की लड़ाई होती है कि तुमने ऐसा क्यों करा, मेरी गलती नहीं थी, तुम्हारी गलती थी। वो गलतियाँ ढूंढने में लगे हैं, वो एक पर्सन दूसरे की, दूसरा पर्सन तीसरे की गलतियाँ ही ढूंढ रहा है। ऐसे ही हमारी राजनीतिक पार्टियाँ कर रही हैं, वो गलतियाँ ढूंढ रही हैं एक दूसरे की। हर कोई गलतियाँ ढूंढने में इंटरेस्टेड है। एक पुरानी एक शेर जैसा है जो मुझे अक्सर याद आता है और मैं उसे अपने आप से कोरिलेट करता हूँ, और एक छोटी सी स्टोरी भी है, अगर आप लोग चाहें तो मैं आपको उसको स्टोरी को भी साझा करता हूँ। बहुत बेसिक सी स्टोरी है, क्योंकि लाइफ आज भी बड़ी बेसिक है। आज भी आदमी शायद 20 रोटियाँ नहीं खाता है एक दिन में, मतलब एक बारी में तो बिल्कुल भी नहीं खाता है। आज भी ना वो, मतलब ठीक है लाइफ एडवांस हो गई है, लेकिन खाना आज भी आदमी लिमिटेड ही खाता है, कपड़े भी लिमिटेड पहनता है। उसका अंत नहीं है कि आप 1.5 लाख के भी टी शर्ट ले आओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले आओ आप, बट काम तो आपका चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। आज भी बेसिक नेसेसिटी आदमी की इतनी ऐसी नहीं है कि वो पूरी ना कर सके। एक 10-20 हज़ार रुपये की नौकरी करने वाला भी घर में खुशी से रहता है। किसी ने कहा था कि खुश नसीब वो नहीं है जिसका नसीब अच्छा है, खुश नसीब वो नहीं है जिसका नसीब अच्छा है, खुश नसीब वो है जो अपने नसीब से खुश है। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी तो मैंने आपके साथ साझा की। तो आज हम नसीब को कोस रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को सेटिस्फाई नहीं मानते हैं। इसी वजह से हम चीज़ों के लिए बड़ा लड़ाई झगड़ा, बड़ी विचारधारा में कटुता, शब्दों में बड़ी, मतलब एक इस लेवल की बातें होती हैं कि आप उनको सुनेंगे, सोचेंगे तो एक एकांत में सोचेंगे कि यार ये सब तो करने के लिए हम दुनिया में नहीं आए, शायद ये वो सही विचारधारा नहीं है जिस तरफ हमारा देश जो है जा रहा है ना। आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसका जो प्रयोग वो नॉर्मली हम नहीं चाहेंगे कि वो करें, लेकिन वो करते हैं। और इसी वजह से बहुत ज़्यादा उनके अंदर एग्रेशन है, गुस्सा है, उस गुस्से से लड़ाइयाँ बढ़ती हैं, झगड़े बढ़ते हैं। वही गुस्सा थोड़े दिन बाद फैमिलीज़ में आता है, वही बच्चे अपने पेरेंट्स को घर से भी निकाल देते हैं, वही मतलब हर चीज़ में इसका असर दिखेगा। शुरुआत हमेशा बीज से होती है, रूट्स से भी पहले जब आएगा वो बीज आएगा। अगर हमारा सीड ठीक नहीं है तो हमारा पेड़ भी ठीक नहीं हो सकता। तो प्रॉब्लम जो है सीड की है, इसलिए हम बैकवर्ड जो है इंटीग्रेशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि प्लांटेशन में जो सीड है वो कहाँ से डेवलप हुआ, वो कैसे डेवलप हुआ है। अगर हम उसको बेसिक से ठीक कर पाएंगे तो पॉसिबिलिटी है कि हम उसको आगे की तरफ बढ़ाने के चांसेस हैं। अब एक छोटी सी स्टोरी जो मैं आपको ना ज्ञान बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को सब कुछ पता ही है, लेकिन बस मैं आप लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन जब दिया तो मुझे लगा कि ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसके बारे में बात करनी ज़रूरी है। एक छोटी सी स्टोरी है जो मैंने बचपन में पढ़ी थी, मैं आपको स्टोरी सुनाना चाहूँगा। एक राजा होता है, तो जो राजा होता है उसको एक उत्तराधिकारी की ज़रूरत होती है। इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि वीडियो में बहुत सारी इधर उधर की आवाज़ें आएंगी, तो आप उनको इग्नोर कर सकते हैं। हमारी बात जो है वो आपको आ जाएगी अगर आप ध्यान से सुनेंगे। तो अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो स्टोरी कुछ ऐसी थी कि जैसे एक राजा होता है, उनके कोई उत्तराधिकारी नहीं होते, तो वो परेशान होते हैं सोच के कि मैं अपना उत्तराधिकारी किसे बनाऊंगा, मेरे बाद ये सल्तनत कौन देखेगा, ये जो राजपाट है ये सब कौन देखेगा। तो उनके पास ये विचार आया कि मैं प्रजा से ही किसी व्यक्ति को चुनता हूँ। लेकिन प्रजा से किसी व्यक्ति को चुनना बड़ा ही कठिन काम है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपकी कंपनी बहुत अच्छी चल रही है पर मैनेजर की कमी है, तो आप एकदम से मैनेजर कोई लेकर के आओ तो कौन मैनेजर होगा,
वो अपनी तो नहीं चलाएगा, क्या वो प्रजा का सुनेगा कि नहीं सुनेगा, इस तरह की बात। तो उन्होंने एक छोटी सी एक युक्ति उनको सूझी कि मैं काम करता हूँ, तो उन्होंने एक छोटा सा एक एक्टिविटी की। उन्होंने क्या किया कि रोड, एक बिजी रोड थी, उस बिजी रोड पे एक बड़ा सा पत्थर उन्होंने बीच में रख दिया और वो वहाँ पे जो पेड़ के पीछे, झाड़ियों के पीछे वो छुप गए। तो सुबह से शाम तक जो लोग आ रहे थे उनकी एक्टिविटीज़ को वो देख रहे थे। तो क्या हुआ कि बहुत सारे लोग आ रहे थे, उस पत्थर से टकरा रहे थे और बार बार उनको कोस रहे थे कि कौन बेवकूफ़ व्यक्ति है जिन्होंने ये पत्थर यहाँ पे छोड़ दिया। कोई गिर जाए तो वो अलग अलग तरह से, वो सुबह से शाम तक हज़ारों तरह के लोगों ने उसको कोसा और हर व्यक्ति ने यही कहा कि ये पत्थर किस मूर्ख ने रख दिया या क्या किया, कैसे आया ये पत्थर, सब इस तरह से बातें करते रहे लोग। बहुत लोगों ने तो रुक करके पूरे ग्रुप ने चर्चा भी करी, आखिर ये पत्थर यहाँ आया कैसे होगा, शायद ये पत्थर पेड़ से पत्थर तो नहीं गिरता है, कहीं किसी बड़े वाहन तो हमारा ऐसा कोई वाहन नहीं, शायद ये किसी बैलगाड़ी से गिर गया होगा और उस व्यक्ति ने इसको उठाने की जहमत भी नहीं करी। कितने खराब लोग हैं, कितने गैर जिम्मेदार लोग हैं। ऐसे करते करते बहुत सारी चर्चाएं हुई। उस चर्चा में 2 तरह के 3 तरह के गुट भी हो गए कि शायद ये 2 तरह के गुट हैं कि शायद ये उन्होंने गिराया है क्योंकि ये हमारा रास्ता है। उन्होंने कहा नहीं क्योंकि ये आपने ही गिराया क्योंकि आपको सिंपैथी मिले। इस तरह की भी बहुत सारी विचारधाराएं सामने आई और बहुत चर्चाएं होती रही। सुबह से शाम तक हो गई, कोई व्यक्ति भी उस पत्थर को, सब उस पत्थर की चर्चा कर रहे थे, आखिर ये पत्थर यहाँ कैसे आया। आप समझ सकते हैं, आप कोरिलेट कर सकते हैं कि वो पत्थर की चर्चा भी आज तक होती है ना। समझदार को इशारा काफ़ी है। तो शाम के समय एक बहुत ही लाचार सा व्यक्ति वहाँ पे आया। वो उसकी मतलब शारीरिक क्षमता जो है वो इतनी नहीं दिख रही थी कि उस पत्थर को आसानी से उठा सके। बट इसके विपरीत उस व्यक्ति ने क्या किया, उस पत्थर को उठाने की कोशिश करी और नहीं उठ पाया तो थोड़ा सा स्लाइड करने की, उसको खिसकाने की कोशिश की और रोड से वो पत्थर हटा दिया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया तो वहाँ से जो है राजा आ गए और उन्होंने उस व्यक्ति से पूछे कुछ सवाल कि आखिर आपने ये पत्थर यहाँ से क्यों हटाया। तो कहा जी ये पत्थर जो है ये हमारे रास्ते में आ रहा था। तो क्या रास्ते में आ रहा था तो बहुत सारे लोगों ने भी ये पत्थर देखा, उन्होंने तो नहीं हटाया। कह रहे वो उनका विवेक है। अब कह रहे आपने किस अधिकार से हटाया। कह रहे जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ ये मेरा देश है, ये मेरा राज्य है, ये मेरा सब कुछ मेरे, लोग सब मेरे अपने हैं। तो मैंने ये काम किसी के लिए तो करा नहीं, ये तो मैंने अपने लिए करा। तो ये रास्ता मेरा भी है ना, इस पर मेरा भी अधिकार है। ये वाला अधिकार नहीं है कि हम अतिक्रमण करके रोड कवर कर लेते हैं, है ना। ये अधिकार है मानने का कि हाँ ये मेरा रास्ता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, इस रोड से ये पत्थर तो हटाना ही था। तो उन्हें ये बात जो अपना मानने वाली जो बात थी उनको बड़ी पसंद आई और उन्होंने उस व्यक्ति को नगर का राजा घोषित कर दिया। क्योंकि वो जो उनके अंदर ऑनरशिप जो थी, कहते ना जिम्मेदारी वो नहीं होती जो दी जाए कि तुम्हें आज से ये काम करना है। आप एम्प्लॉय को एक बार जिम्मेदारी देते हो कि तुम्हें काम करना है और वो नहीं करता है। असली जो एम्प्लॉय है, जो अच्छा एम्प्लॉय है, आप भी जानते हो, वो वही है जो बिना कहे अपना कि ये यहाँ पे टेबल खराब है और कोई आ जाएगा तो कैसा लगेगा, वो अपने प्लेस की तरह, अपने तरह से उस प्लेस को ध्यान रखता है। वो उसके हम अच्छा एम्प्लॉय की दृष्टिकोण में रखते हैं। तो ये देश हमारा सबका है, तो जिम्मेदारी भी हमारी है। मैं कोशिश नहीं करता उन लोगों की तरह कि मैं बैठ करके डिबेट चर्चा करूं कि उसने गलत कर दिया, कि उसने गलत कर दिया। गलती निकालते निकालते दुनिया से हम चले जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा हमें भी चले जाना है, सब ने जाना है। तो वो कहते हैं ना कि ये हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है ये सूरत बदलनी चाहिए, है ना। और चाहे थोड़ी सी ही सही, चिंगारी ही सही, लेकिन चिंगारी से चिंगारी मिलेगी तो वो आग बन सकती है। तो मैं एक छोटी सी चिंगारी के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ और ये सोच रखता हूँ कि ये जो चर्चा है ये शुरुआत हुई है बहुत छोटे से, लेकिन आप में भी जो लोग ऐसे हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं कि हाँ हमारा समाज जो है, जो हमारा भारतवर्ष है, हम बहुत सारे लोग शस्त्र और शास्त्र की बात करते हैं कि हमें शास्त्र का भी जो है मतलब ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए, लेकिन शस्त्र का ध्यान रखना चाहिए, हमें भी अपडेटेड रहना चाहिए शस्त्र के हिसाब से। मगर आज शस्त्र जो है ना भाले नहीं है, आज का शस्त्र तलवारें नहीं है, आज के शस्त्र टेक्नोलॉजी की नाइफ में बहुत एडवांस हो गए। अगर आज हम युद्ध शस्त्रों, अगर हम तीर कमान से ये सब युद्ध लड़ने जाएं तो शायद जो हमारे अपोजिट में जो लोग हैं वो बहुत आसानी से वो युद्ध जीत जाएंगे, क्योंकि वो
आज के एडवांसमेंट के हिसाब से तोप, गोले और पता नहीं क्या क्या मिसाइलें इन सब से लड़ रहे हैं। तो जैसे शस्त्र अपडेटेड है, ऐसे शास्त्र के साथ भी हमें अपडेटेड होना पड़ेगा। शास्त्र को अपडेट करने की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं खुद को अपडेट करने की। शास्त्र का भी मतलब है कि शास्त्र का मतलब वो इंटरनेट पे मिलती हुई किताबें नहीं है कि जो किसी ने लिख दी हैं। शास्त्र जो है वो थोड़े डीपर हैं और वो ऐसे नहीं मिलते। शास्त्र के लिए ऐसा कहा जाता है कि जैसे सब कहते हैं लोग पानी की कमी है, और पानी तो बहुत सारा है हमारे समुद्र में, सागरों में पानी ही पानी है, लेकिन क्या हम उस पानी को पी सकते हैं? नहीं पी सकते, क्योंकि वो पानी जो है खारा है। तो ऐसे ही शास्त्र का जो ज्ञान है ना, वो भी खारा है। वो भी इतना इस तरह का है कि हम शास्त्र पढ़ेंगे तो हम 2 दिन 4 दिन पढ़ेंगे, 10 दिन पढ़ेंगे, फिर उसको उठा के रख देंगे, क्योंकि उसकी जो गहराई है वो समझ पाना हमारे लिए इतना संभव नहीं है। इसी के लिए हमें गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु क्या करता है? गुरु उस सागर में से मत करके थोड़ा सा हमें अमृत हमें दे देता है, तो हम समझ जाते हैं कि हाँ ये क्या है। तो है ना, तो अध्यापक या गुरु बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एक मायने रखते हैं लाइफ में। मैं उन गुरुओं की बात नहीं करता हूँ जिनके पोस्टर दीवारों में लगे रहते हैं या जिन्होंने अपनी बहुत सारी बड़ी बड़ी दुकानें चलाई हैं। मैं उन गुरु की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। गुरु की अगर हम बात करेंगे तो पहले गुरु को हम जो है भगवान दत्तात्रेय से कोरिलेट करते हैं, और असली गुरु जो है महादेव गुरु हैं, दत्तात्रेय गुरु हैं, वो हमारे अंदर भी बसते हैं। जब हम जानने की कोशिश करेंगे तो हमें गुरु तत्व दिखेगा। और गुरु के लिए हमारे शास्त्रों में इतना कुछ लिखा है। मैं महिमा मंडन की बात नहीं कर रहा हूँ, महिमा मंडन की मैं खाली है ना एक पॉलिशिंग नहीं कर रहा हूँ। गुरु को जैसे जितनी भी कीमती चीज़ें हैं उनमें एक समय पारस पत्थर को बड़ा कीमती बताया गया है। पारस क्या है? पारस आपने भी शायद स्टोरी में पढ़ा होगा, है ना। तो मैं ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए इसके लिए मैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो मैं क्या करूँगा, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो इसके लिए छोटी छोटी बातें करूँगा। पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर था कि जिससे जो भी चीज़ें छुएंगे, जैसे ये माइक का ये लोहे का है, तो मैं इसको टच करूँगा तो सोने का बन जाएगा। सोना तो बहुत ही कीमती है, तो सोने का बन जाएगा। तो इससे कीमती तो शायद हर व्यक्ति जब ये चीज़ जानेगा तो चाहेगा मेरे को ऐसी चीज़ मिल जाए, क्योंकि वो जिस भी वस्तु को छू रहा है वो सोना बन जाती है। तो वो उसको हम पारस पत्थर कह रहे हैं। तो जब पारस पत्थर की बात करेंगे तो वो बहुत, उससे शायद पावरफुल चीज़ दुनिया में नहीं दिखेगी, लेकिन शास्त्र में गुरु को पारस पत्थर से भी बेहतर बताया गया है। अब ऐसा क्यों कहा गया है इसके बारे में भी सोच लेते हैं। पारस पत्थर का काम क्या है कि पारस पत्थर जो है वो जिस वस्तु को छूता है उसको सोना बना सकता है, लेकिन वो आप उस वस्तु को अपने जैसा नहीं बना सकता है। अगर एक पारस पत्थर होगा तो हर व्यक्ति लड़ाई करेगा कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, तो बात तो ख़त्म होगी नहीं। और जिसको मिल जाएगा वो किसी ना किसी व्यक्ति से दूसरे पे चला ही जाएगा। लोभ के कारण लोग ऐसा कर ही देंगे। लेकिन जब अब गुरु की बात करते हैं तो गुरु जो है वो पारस पत्थर से इस तरह से ऊपर है, क्योंकि वो ना सिर्फ शिष्य को अच्छा बनाता है बल्कि वो शिष्य को अपने समान बना सकता है, और कई बार तो अपने से ऊंचे स्तर पे भी पहुंचाता है। बहुत सारे जो गुरु हैं आपके, वो गुरु आज भी शायद उन्हीं स्कूल्स में, उन्हीं कॉलेजेस में पढ़ा रहे होंगे, लेकिन आप शायद IAS भी हैं, PCS भी हैं, तो आप देश में, दुनिया में बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं, क्योंकि उनके गुरु, उन गुरुओं की वजह से। तो उन गुरुओं का सम्मान करना बहुत अति आवश्यक है। हमारे ऊपर बहुत सारे ऋण हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा ऋण ऋषि ऋण है। वो ऋषि ही आज की डेट में गुरु बन के आए हैं। अब आप उनका सम्मान अगर नहीं करेंगे तो ये समझ के चलें कि आप अपना ही अपमान कर रहे हैं। तो मैं इस वीडियो को यही समराइज़ करता हूँ। ये वीडियो इसी बारे में थी कि गुरु एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो गुरु का आप सम्मान करें। अगर नहीं कर सकते तो अपमान ना करें। अगर आपको गुरु से कोई परेशानी है तो गुरु को बदल दीजिए, अपने गुरु आप। और गुरु ना नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि ट्यूशन मास्टर है कि एक से पढ़ा शुरू करी तो उन्होंने पैसे मांग लिए तो दूसरा, तो गुरु की परिभाषा बहुत अलग हो सकती है। तो आप गुरु का सम्मान करें, गुरु तत्व का सम्मान करें। इसी थॉट के साथ मैं आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ। राधे राधे। श्री माता श्री गुरुभ्यो नमः। राधे राधे।